हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र सर हियर फॉर बायोलॉजी। सो हमने पहले हमारा एक चैप्टर ख़त्म किया, डेट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अभी हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 है। अब सबसे पहले कि लाइफ प्रोसेस यानी होता क्या है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस मतलब हमारे बॉडी की जिंदगी भर की और दिन भर की जो प्रक्रिया होती है, जैसे एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एवरीथिंग कम्स अंडर लाइफ प्रोसेस। यानी आपको जो एनर्जी देने वाला सिस्टम है उसको हम बोलेंगे कि ये हमारी लाइफ प्रोसेस है। आपकी एनर्जी जो कंज्यूम करेगा उसको हम बोलेंगे कि ये लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, हमारे लाइफ प्रोसेस में हमको एनर्जी मिलती, लेकिन एनर्जी किस किस से मिलेंगी हमको? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, इनसे आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और एनर्जी क्या फॉर्म में मिलती है अपने को? हमेशा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एनर्जी आपको काय के फॉर्म में मिलेगी? हमेशा एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब किससे कितनी एनर्जी मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती 4 किलो कैलोरीज एनर्जी, इससे मिलती 9 किलो कैलोरीज, और प्रोटीन से भी मिलती है 9 किलो कैलोरीज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से कितनी मिलती है, और विटामिन से कितनी मिलती है। मतलब विटामिन यानी प्रोटीन ही हो गया, उससे 9 किलो कैलोरीज हमको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, सो ये है डिफरेंट कंपोनेंट जिससे आपको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी मिलती है। राइट, हम ये भी देखेंगे कि इस कंपोनेंट में और क्या क्या आता है। ठीक है, अब एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? हाउ इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी? बेसिकली खाना खाने से ही होंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, ईसोफेगस, दिस विल बी स्टमक, फिर रहेगा यहाँ इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ से शुरू होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन पूरा। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या आता है। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इट स्टार्ट्स विथ माउथ। कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से। ठीक है, अब माउथ में क्या क्या होता है? ठीक है, तो माउथ में सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है टिथ। ठीक है, हमारे जो दांत होते हैं वो कम से कम 32 होते हैं। ठीक है, अब ये 32 टिथ जो होते हैं इनके जो फॉर्मूला होता है, यानी इसके अंदर जो टिथ होते हैं वो होते हैं इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलार और मोलार। ये होते हैं 2, 1, 2, 3। जब आप इसको डबल करेंगे यानी हो गए 4, 2, 4, 6, यानी हो गए 16। यानी अपर जॉ में 16 और लोअर जॉ में 16, कुल मिला के हो गए 32। राइट, अब ये टीथ हो गए हमारे। अब टीथ के अलावा हमारे माउथ में और क्या है? टीथ के अलावा हमारे माउथ में है टंग। ठीक है, जिसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ग्लॉटिस। टंग को क्या बोला जाता है? ग्लॉटिस। राइट, अब ये टंग में हमारे क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड। जैसे अगर आपने खट्टा खाया तो खट्टा महसूस होगा। ठीक है, आपने मीठा खाया तो मीठा महसूस होगा, तीखा खाया तो तीखा महसूस होगा, सब यहाँ रहेंगे टंग में। राइट, इसके बाद हमारे पास तीसरा है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड क्या करेंगे? सलाइवा सिक्रीट करेंगे। लेकिन ये सलाइवरी ग्लैंड भी हमारे पास 3 प्रकार के हैं। हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये हमारे इसके टाइप्स हो गए सलाइवरी ग्लैंड्स के। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। इसके अलावा कभी अगर आपने माउथ खोला होगा तो बीच में एक पेंडुलम लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है। ठीक है, वो पेंडुलम लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस। यानी हमारा डी नंबर का क्या आ गया? इपीग्लॉटिस। इसमें खासियत क्या होती है कि जब भी आप खाना खाएंगे, ठीक है, तो सांस नहीं ले पाएंगे, और जब भी आप सांस लेंगे तो आप खाना नहीं खा पाएंगे, यानी गिटक नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बेसिकली कि ये जो इपीग्लॉटिस है, ऐसा ये ईसोफेगस हो गया, ये ट्रकिया हो गया जिससे अपन रेस्पिरेशन करेंगे। तो होता क्या है कि जब आप ईसोफेगस से खाना गटकेंगे तो ट्रकिया बंद रहेगा, और जब आप ट्रकिया से खाना गटके ट्रकिया से
हवा अंदर जाएगी तो आपका खाना अंदर चला जाएगा, खाना अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। द रीजन इपीग्लॉटिस उसको मेंटेन करता है, ठीक है। अब इपीग्लॉटिस कहाँ होता है, अगर आपने माय नेम इज खान पिक्चर देखा होगा तो वो बोलता खान फ्रॉम द इपीग्लॉटिस। आप अभी भी खान बोल के देखिए, आपको यहाँ प्रेशर आएगा, दैट इज इपीग्लॉटिस, राइट। देन इपीग्लॉटिस के नीचे जब हम आएंगे तो ये हो गया हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस से खाना नीचे आएगा, यहाँ आएगा स्टमक में। स्टमक के ऊपर एक और लेयर होती है, स्टमक के ये वाले पॉइंट को बोलेंगे कार्डियक, ये वाले पार्ट को बोलते फंडस, और ये वाले पार्ट को बोलते पाइलोरी। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अटैचमेंट ऑफ ईसोफेगस टू स्टमक इज कॉल्ड एज कार्डियक, स्टमक को हम बोलते फंडस, और अटैचमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू स्टमक इज कॉल्ड एज पाइलोरी। यहाँ पे हमारे पास होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ अंदर, यहाँ होंगे हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड मदद करेंगे HCl सिक्रीट करने में, राइट। जैसे ही HCl सिक्रीट होगा यहाँ फूड डाइजेस्ट होगा, और फूड कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर से 3 पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज डिओडेनम, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज जेजुनम, एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज इलियम, ठीक है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। आपने सुना होगा इसमें विलाय लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विलाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और खाना यहाँ फंस जाता है, बीच यहाँ होता है ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये एब्जॉर्ब होगा अपने बॉडी में एनर्जी मिलेगी, जैसे ही एनर्जी मिलेगी जो वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, अब वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। इस लार्ज इंटेस्टाइन को हम बोलते हैं AC, ये हो गया आपका TC, और ये हो गया DC। अब AC, TC और DC का फुल फॉर्म क्या है। AC को हम बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन। T को बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलॉन, और आखिरी में D को बोलेंगे डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग कोलॉन क्या करेगा, जो भी मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा है वो उसको ऊपर लेके जाएगा, फिर ये ट्रांसवर्स कोलॉन DC में लेके जाएगा इसको, और DC में आके वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रेक्टम, वेयर द अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड। जैसे ही ये रेक्टम में गया, नीचे से एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रोसेस में हमको एनर्जी कहाँ मिली, ठीक है। हमारे पास 5 प्रोसेस होती है, जिसको हम बोलते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेस होती है। ये 5 प्रोसेस जिस एनिमल के अंदर होती है और जिस पर्सन के अंदर होती है, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसे हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन यानी क्या होता, मैंने आपको बताया था, कोई भी वर्ड अगर TION से एंड होता तो ये प्रोसेस है। अ प्रोसेस इन विच, ठीक है, देयर आर 5 डिफरेंट प्रोसेस। इंजेशन मतलब खाना, स्वेलो करना, डाइजेशन मतलब पचाना, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, असिमिलेशन मतलब पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इजेशन मतलब बॉडी के बाहर निकल गया, राइट। ऐसे फिनोमिना में हमको एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो कन्वर्ट हो जाएंगी ADP में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन मोनो डाइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। आपके बुक में भी दिया है कि जब आपके पास ATP है तो बिल्कुल बैटरी चार्ज है, ठीक है, और जब आपके पास ADP हो गया तो बैटरी थोड़ी लो हो गई, मतलब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल गया और आपको एनर्जी दिया, राइट। लेकिन इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। अगर हमने ऑक्सीजन नहीं लिया तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं होगा और ये खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। द रीज़न, ऑक्सीजन इज़ अ मेन कंपोनेंट टू डाइजेस्ट फूड। सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड कहाँ कहाँ क्या होता है। आपको याद रखना है FB कार, ठीक है। FB कार मतलब फेसबुक कार, ठीक है। FB फूड बोलस, जब भी फूड माउथ में रहेगा उसको हम बोलेंगे फूड बोलस। जब भी वो
पेट में चला जाएगा उसको बोलेंगे फूड काइम। जब इंटेस्टाइन में रहेगा तो फूड ऐश, एंड बाद में फूड इन रेक्टम, और फिर रेक्टम से बाहर निकल जाएगा। यानी ये पोजीशन है, जब भी आपने खाना खाया सलाइवा के साथ उसको मिलाया वो बन गया फूड बोलस। जैसे ही उसके बाद वो नीचे आया है, यहाँ स्टमक में एसिड का अटैक हुआ, वो बन गया फूड काइम। चाइम नहीं पढ़ेंगे इसको, इट इज़ काइम, ठीक है। फिर उसके बाद बना फूड ऐश, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, सब कुछ हो गया। अब जो गंदा मटेरियल है वो कहाँ आ जाएगा, फूड इन रेक्टम, एंड अल्टीमेटली दैट रेक्टम विल थ्रो आउट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, राइट। इसके बाद हमको देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके अंदर क्या क्या होता है, और ये जब सब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो ये कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ साइकिल्स हैं हमारे पास जो यहाँ चलती है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक, तो जो पहली साइकिल है हमारी, पहली साइकिल जो है हमारी दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब पूरे बायो में ये याद रखना कि वर्ड को ब्रेक करना और उसकी डेफिनेशन बनाना, ठीक है। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, और ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बाद चलती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। इसको ही हम साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल, और इसी का दूसरा नाम है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल, ठीक है। जनरली ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, और ये जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एंड हम अक्सर बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, यानी वहाँ क्या बनेगी, एनर्जी। क्रेब्स साइकिल के बाद क्या बनेगी, एनर्जी। अब हम देखते हैं कि होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, और ये पायरुवेट फिर तीन चीज़ों में जाता है, ठीक है। अब ये तीन चीज़ों में क्या क्या होता है, पहला होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बाद में होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, बाद में होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, ग्लूकोज से पायरुवेट हुआ, पायरुवेट में अगर एब्सेंस में जा रहा है ये मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन, इस रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ बनता इथिल अल्कोहल प्लस वाटर प्लस एनर्जी। लैक, यहाँ आपको मसल क्रैम्प्स आते, कभी कभार खेलते खेलते जैसे लचक आ गई, कुछ आ गया, तो उसमें बोलते हैं लैक। यहाँ बनता है लैक्टिक एसिड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन ये प्रेजेंस में क्या होगा, जब आपने O2 लिया तो बट ऑब्वियस है आप क्या रिलीज करेंगे, CO2, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। इसे याद कैसे रखेंगे, ग्लूकोज टू पायरुवेट हुआ, इसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अगर एब्सेंस में बोला तो अल्कोहल बनेगा, ए से स्टार्ट होता अल्कोहल बनेगा। लैक्टिक एसिड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2, सब में वाटर और एनर्जी कॉमन है, राइट। ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा कि क्रेब्स साइकिल क्या होता है, एग्जाम में आता है क्रेब्स साइकिल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और अक्सर क्या होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और यहाँ पे क्या बनता है ATP। तो क्रेब्स साइकिल क्या होती है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में सबसे पहला जो पायरुवेट बना, ठीक है, वो एसिटिल कोए के साथ मिलके ये हमारा पायरुवेट बना। वो एसिटिल कोएंजाइम A के साथ मिलके पहला प्रोडक्ट बनाएगा साइट्रिक एसिड, ठीक है, यानी ये बना साइट्रिक एसिड। फिर बनता सिस एकोनिटेट,
आइसोसाइट्रेट, ऑक्जेलो एसीटेट, केटोग्लूटारेट, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, बाद में बनता सक्सीनेट, फ्यूमेरेट, मैलिएट, ऑक्जेलोसक्सीनेट, और फिर वापस साइट्रिक एसिड से साइकिल कंटिन्यू। ठीक है, ये जो साइकिल है इस साइकिल को हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। ये एग्जाम में पूछते हैं और ये साइकिल आपको पूरी लिखनी है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, राइट? ये याद कैसे होंगी? साइट्रिक एसिड सिस एकोनिटेड, ये तो नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन जो सीक्वेंस है वो आप कैसे लर्न करेंगे? चल चल इसको उल्टा करके सर सर फेंकेंगे, मस्त ओ। ठीक है, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, चल चल इसको उल्टा करके सर सर फेंकेंगे, मस्त ओ। ठीक है, तो ऐसा आप इसको याद करेंगे। दिस इज क्रेब साइकिल, और ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और इससे क्या बनता है? एटीपी। ठीक है, आपको एग्जाम में इसके फुल फॉर्म आ सकते हैं, पूछते हैं। NADH2 मतलब क्या होता? FADH2 मतलब क्या होता? FMN मतलब क्या होता? ATP मतलब क्या होता? और ADP मतलब क्या होता? ठीक है, NADH2 का आपका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनामाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एडीपी एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। आपको एनर्जी मिलती एटीपी से। एडीपी इज द रिड्यूस मॉलिक्यूल, इससे एनर्जी नहीं मिलेगी। ये रिड्यूस मॉलिक्यूल हो गया। आपके बुक में दिया है कि पहले वो बैटरी चार्ज रहती है, बाद में वो बैटरी खत्म हो जाती है, यानी एटीपी इज द चार्ज मॉलिक्यूल, एडीपी इज द डिस्चार्ज मॉलिक्यूल। कभी कभार ऐसा होता है कि हम 26 जनवरी या 15 जनवरी को हम बैठे रहते ना, 15 अगस्त को हम बैठे रहते स्कूल के बाहर, वो भाषण देते रहते हैं, हम लोग पलथी मार के बैठे रहते हैं ना, पालथी मार के। तो उसमें क्या होता है कि थोड़े समय बाद हमारे पैर को नींद आ जाती है। इट मीन्स एडीपी फिर से कन्वर्ट हो गया एएमपी में, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। तो ऐसा लगता पैर को चींटी आ गई और पैर ही नहीं है। ठीक है, बट पैर होते हैं वहाँ पे, बट एएमपी के वजह से वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो नहीं हो पाता। दैट्स वाई हम उसको ऐसा महसूस करते हैं कि वहाँ एनर्जी ही नहीं है, राइट? इसके बाद हमारे पास, ठीक है, हम ये देखेंगे कि ये जो सारी सिस्टम होती है ये रेस्पिरेशन के वजह से होता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो नोज, वहाँ से आप सांस लेंगे, यानी O2 अंदर देंगे और CO2 बाहर निकालेंगे, राइट? तो रेस्पिरेशन में हमने देखा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम पढ़ते एरोबिक रेस्पिरेशन में कहाँ से स्टार्ट होता? सबसे पहले नोज, फिर नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, इसके बाद ट्रकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद सबसे आखिरी में जाता है एल्वियोलाई। यानी जब भी आप सांस लेंगे O2 अंदर लेंगे तो ये हो गए नॉस्ट्रिल्स, नाक के 2 गड्ढे, नोज, नेजल पैसेज, और फिर अंदर जाएगा ट्रकिया में। ट्रकिया में आने के बाद जाता वो ब्रोंकाई, ये चेस्ट में होती है और फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स, और आखिरी में होते हैं एल्वियोलाई। ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब भी आप ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो ये फुल जाएंगे, ब्लड को ऑक्सीजन दे देंगे, ब्लड से CO2 लेंगे और फुस हो जाएंगे।
और अल्टीमेटली ये बाहर आ जाएंगे। लेकिन लंग्स के नीचे एक मसल्स होता है यहाँ चेस्ट के नीचे, जिसको हम डायफ्राम मसल्स बोलते हैं। होता क्या है कि इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं वो लंग्स के अंदर होते हैं। अपन देखते हैं डायग्राम कि अगर ये ट्रकिया है तो ये ट्रकिया दो पार्ट में ऐसा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसा एक लंग्स, यहाँ से ये दूसरी लंग्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो बड़ा पाइप है ये छोटे पाइप में डिवाइड हो जाता है और अल्टीमेटली ये और छोटे में डिवाइड होता है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और यहाँ रहता है एल्वियोलाई, बंच लाइक स्ट्रक्चर, बंच लाइक स्ट्रक्चर रहता। और इसके नीचे से ब्लड वेसल्स जाती है यहाँ से। जब भी ऑक्सीजन आएगा तो ये फुल जाएगा, मतलब ये एल्वियोलाई ऐसा बड़ा हो जाएगा। ये ब्लड में O2 देगा और ब्लड से CO2 लेगा। O2 दिया, CO2 लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। मतलब कोई भी चीज जब भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे आएगी विदाउट यूजिंग पंप, उसको मैं बोलूँगा ऑस्मोसिस, ठीक है। जैसे ही ये लंग्स में आ गया तो लंग्स के नीचे यहाँ पे डायफ्राम मसल्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया डायफ्राम मसल्स। और लंग्स के अंदर यहाँ लंग्स के अंदर होते हैं इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल्स। होता क्या है कि लंग्स ने जब भी CO2 छोड़ा तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी CO2 बाहर तो डायफ्राम रिलैक्स। इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट तो डायफ्राम रिलैक्स, और इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा ये उल्टे काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बंद हो जाना और रिलैक्स मतलब खुल जाना। लंग्स खुलेंगी कब, जब अपन सांस लेंगे। लंग्स बंद कब होंगी, जब अपन CO2 छोड़ेंगे। तो लंग्स जैसी दबी यानी हमने CO2 छोड़ा, ठीक है, तो डायफ्राम मसल्स क्या हो जाएगा, रिलैक्स। जैसे ही इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो गए तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये उल्टे काम करेंगे हमेशा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स होगा, ये रिलैक्स हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वाइस वर्सा, ठीक है। इससे यहाँ से एयर आया, एयर पैसेज इधर गई, ब्रोंक्यूल्स में आया, अल्टीमेटली वो कहाँ जाती है, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से वो जाती है ब्लड में, और ब्लड से पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट। पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हर जगह ये डाइजेशन करेगी, मतलब हर जगह ये ATP बनाएगी। और जैसे ही जैसे ATP बनता चला जाएगा, ATP जैसे ही जैसे बनेगा हमको एनर्जी मिलेगी, और जैसे ही हमको एनर्जी मिली हम एनर्जी यूज़ कर लेंगे। जैसी एनर्जी यूज़ कर लिया हमने तो फिर बाद में क्या होगा कि हम ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे सारे ATP। जैसे ही वो ADP में कन्वर्ट हुए हम फिर से खाना खाएंगे। खाना खाना और सांस लेना दोनों जिंदगी की बहुत बड़ी लाइफ प्रोसेस है। अगर आपने खाना खाया और सांस नहीं लिया तो मतलब डाइजेस्ट ही नहीं होगा, या सांस ले रहे हो खाना नहीं खा रहे हो फिर भी जिंदा नहीं रहोगे। दोनों कंडीशन में हम AKP होने वाले हैं, मतलब अल्लाह को प्यारे, ठीक है। इसीलिए मस्त खाओ पियो, मस्त सांस लो, शादी के बाद तो ससुर आना ही है, ठीक है। मस्त सांस लेने का, O2 अंदर CO2 बाहर, ठीक है। लेकिन कभी अपन ने ऐसा सोचा है कि जब भी हम सांस ले रहे हैं हमारे अंदर O2 जा रहा, लेकिन उतने मॉलिक्यूल CO2 के बाहर नहीं आते। हमने अगर 3 मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन लिए तो हम सिर्फ 2 मॉलिक्यूल CO2 के बाहर रिलीज करेंगे, ठीक है। वो एक मॉलिक्यूल हमको कब काम आता है, जब हम किसी नाले के पास से क्रॉस हो रहे या कचरे की गाड़ी आ गई तो हम अपना नाक बंद कर देते, इसका मतलब हम गए क्या, नहीं। बाद में ब्रेन से सिग्नल आता कि अब सांस ले लो, अब नहीं लिया तो चले जाएंगे, है ना। तो वो जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो हमारे बॉडी में रेसिडुअल वॉल्यूम का काम करता है। और रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब ऐसा वॉल्यूम होता है जो बेसिकली हमेशा हमको जिंदा रखेगा, और हमारे पास जब भी हमको सांस लेने की जरूरत पड़ेगी तब तब हमें वो काम आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनर्जी हमको कहाँ कहाँ से मिलती, कौन कौन से डिफरेंट ऐसे कंपोनेंट है जिससे हमको एनर्जी मिलती, ठीक है। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक। अब हम देखते हैं पहला कि हमको एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा कि हमको स्किन से क्या मिलता। हमको स्किन से मिलता मेलानिन, यानी अगेन प्रोटीन। हमको बोन से मिलता ओसिन, ठीक है। हमें हेयर से मिलता केराटिन, ठीक है। हमें मसल से मिलता है
एक्टिन, मायोसिन। ठीक है, हमारे ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिससे हमको एनर्जी मिल रही। स्किन से मेलानिन मिलेगा, बोन से ओसिन मिलेगा, हेयर से केराटिन मिलेगा, मसल से एक्टिन, मायोसिन मिलेगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स, राइट। अब ये सारे एनर्जी फॉर्म्स अंदर जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन को डाइजेस्ट कर रहे, सब हो गया। ठीक है, ये हमारी हो गई एक लाइफ प्रोसेस। इसके बाद हमारा एक दूसरी लाइफ प्रोसेस है जिसमें हमारा सेल डिवाइड होता है। सेल डिवीजन होता है, लेकिन सेल डिवाइड होता है बार बार। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम यानी क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स यानी क्या होते हैं, ये जनरली डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इस तरह के होंगे, इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर, इसको बोलेंगे यूक्रोमैटिन। ठीक है, आपके बुक में इसको दिया है पी आर्म, इसको बोलते क्यू आर्म। ठीक है, नीचे रहता सैटेलाइट और ऊपर रहता टेलोमियर। ठीक, ये सेंट्रोमियर जो होता है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मतलब 23 नंबर रहेंगे इसमें क्रोमोसोम के। ठीक है, अब हम बनाते हैं टेट्राड स्ट्रक्चर। ये होता है टेट्राड स्ट्रक्चर, यहाँ डीएनए कॉइल होता है अंदर। ठीक है, सेम, इसका नाम है सेंट्रोमियर, इसका नाम है पी आर्म, इसका नाम है क्यू आर्म। यहाँ नीचे आपको ऐसी सैटेलाइट मिलेगी और यहाँ ऊपर आपको हमेशा टेलोमियर मिलेगा। ठीक है, ये जो है ये है डीएनए, बट ये जो स्ट्रक्चर है ये डिप्लॉइड नंबर है। डिप्लॉइड जिसको आप 2n लिखते हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबर हो गए 46। यहाँ आप इसको n लिखते जिसका मतलब हो गया क्रोमोसोम नंबर 23, राइट। ये क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मतलब हमारे आने वाले जनरेशन में ये जाएंगे। ठीक है, इनके जो टाइप्स होते हैं, अगर आपने इसके टाइप देखा तो ये होता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस में जब भी आप दोनों पेयर सेम रहेंगे तो आप इसको बोलेंगे होमोजाइगस, मतलब एक्स एक्स होमोजाइगस और एक्स वाई हेट्रोजाइगस। यानी हमेशा जो मेल है वो हेट्रोजाइगस रहेगा और फीमेल क्या रहेगी, होमोजाइगस। ये हो गया फीमेल, ये हो गया मेल, राइट। यानी हमेशा अपन ने ये देखा कि होमोजाइगस फीमेल रहेगी और हेट्रोजाइगस मेल रहेगा। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के और टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, वो आप याद रखेंगे मस्त नाम से, MAST, मस्त। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर ऑफ अगेन 4 टाइप्स, दैट इज मस्त। अब मस्त यानी क्या होता है, दिस इज मेटासेंट्रिक, दिस इज एक्रोसेंट्रिक, दिस इज सब मेटासेंट्रिक और दिस इज टीलोसेंट्रिक, राइट। यहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोम्स का जो सेंटर है वो चेंज होता है, बाकी सब सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर डीएनए होते हैं और इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने हेरिडिटी में देखा कि जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अगर ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो मम्मी पापा जैसे कैरेक्टर हमको नहीं आएंगे, राइट। ये आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने मम्मी पापा के अंश है। ठीक है, जिसमें हमको ये क्रोमोसोम्स काम करेगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम देखेंगे कि सेल डिवीज़न यानी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।